हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ओम्स लॉ होता क्या है? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है इस तरह से और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ potential difference across the conductor is directly proportional to current, proportional to current flow in conductor। ये किस केस में होगा? जब इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहे। फिजिकल स्टेट जस्ट लाइक टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, मैकेनिकल स्ट्रेन क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? इफ फिजिकल स्टेट remains constant। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है लाइक टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन। मैकेनिकल स्ट्रेन का मतलब होता है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसके बाद अगर ये टेम्परेचर कंडक्टर की बात करें तो उसका मटेरियल भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये वाला लॉ लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब इक्वल का साइन यूज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा I, तो B बाई I इक्वल टू हो जाएगा R, और यहाँ पे R है हमारे पास एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट होता है ओम, और ओम को ओमेगा से डिनोट करते हैं इस तरह से। ओके, चलिए तो हम रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। इसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम R का B का डायमेंशन लिखेंगे अपॉन I का डायमेंशन। तो R इक्वल टू क्या होता है? B का डायमेंशन W बाई क्यू अपॉन I। V इक्वल टू W बाई क्यू होता है, W वर्क है और वर्क का डायमेंशन ml स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, और Q क्या है? चार्ज। Q इक्वल टू IT, ऊपर लेके जाओगे तो A इनवर्स और T इनवर्स इस तरह से हो जाएगा, अपॉन I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर, और इसका डायमेंशन A। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली क्या निकल के आएगा? ml स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स T इनवर्स Q हो जाएगा यहाँ पे, और ये ऊपर जाएगा तो A इनवर्स ऑलरेडी है तो A इनवर्स स्क्वायर होगा। ऐसे क्या बात समझ में आती है? ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। अब इसे हम ड्राइव कैसे करते हैं वो देखिए। इसे आप अच्छे से एक बार नोट करिए, फिर हम इसका डेरिवेशन सोल्व करते हैं, और इसे नोट करने के बाद लिख लीजिए डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। चलिए, अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को बैक करके नोट करिए या स्टॉप कर लीजिए पहले ही, है ना। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ये क्या होता है? आपको पता है
वी नो दैट, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, I इक्वल टू ए एन ई बी डी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़े हो, I इक्वल टू ए एन ई बी डी, बट बी डी का वैल्यू क्या होता है, E कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख दें तो क्या मिलेगा हमें, I इक्वल टू ए एन ई इंटू ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, I इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम। ओके, बिकॉज E इक्वल टू क्या होता है, B बाई एल। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो I इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर बी इंटू टाउ बाई एम एल, ये हो जाएगा। B को इधर भेजेंगे तो I अपॉन बी इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम एल। अब अगर इसे रिवर्स कर दें तो B बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल डिवाइडेड बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ, जो कि क्या होता है B बाई आई रेजिस्टेंस। तो हमें ये क्या मिल गया, ओम्स लॉ का डिडक्शन। बात समझ में आती है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ। ओके, अगर आपसे यहाँ पे कोई ये पूछता है कि m क्या है, m होता है मास, l लेंथ और a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, एंड नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसे आप क्या और बोल सकते हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर। इसे आप और क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ओके, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। ओके, ये हमारा हो गया डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इसके बाद हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी आपने पढ़ा था। एक आर आया है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस होता क्या है इसके बारे में स्टडी करते हैं, जहाँ से हमें रेजिस्टिविटी भी मिलेगा और फिर एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं एक बार अच्छे से, और आप नोट कर चुके होंगे ऐसी हमें उम्मीद है, लेकिन आपने किया नहीं होगा। चलो कहानी शुरू करते। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसका अपोज करती है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस is a property of conductor which oppose to flow of current in conductor। एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें करंट फ्लो होता है ना, उसी का अपोज करता है, और आप इसे आर से डिनोट करते हो। डायमेंशन वगैरह कैलकुलेट कर चुके हैं अभी, और इसका यूनिट क्या होता है वो भी लिख चुके हैं। लेकिन रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कंडक्टर के, वो चीज़ देखिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स
ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पहला होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और अगला होता है टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है और उसका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। तो पहला पॉइंट क्या होगा? लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to length of conductor। ओके, सेकेंड पॉइंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो यहां पे हम लिखने वाले हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट हमने आपको बोला था, जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के टेम्परेचर और उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, तो अगला स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस depends on temperature and nature of material। temperature and nature of material of conductor। okay, of conductor। क्या बात समझ में आती है? इन्हें आप अच्छे से नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर अगले लेक्चर में बाकी के टॉपिक पढ़ेंगे। चलो, यहाँ पे हमने 3 स्टेटमेंट पढ़े थे और तीनों को कंबाइंड कर दें तो क्या मिलेगा हमें? कंबाइंड दी all statements। सारे स्टेटमेंट जब कंबाइंड करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेजिस्टेंस के और इनवर्सली क्रॉस सेक्शन एरिया, इस तरह से होता है। अब जब यहाँ पे हम इक्वल का साइन यूज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा L/A। ओके, लेकिन आपने अभी R का वैल्यू डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में क्या निकाला था? ml डिवाइडेड बाई A NE² टाउ। अब R का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमें रेजिस्टिविटी क्या मिल जाएगा? देखिए, रो L/A इक्वल टू ml अपॉन A NE² टाउ। A से A कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट। रो इक्वल टू m डिवाइडेड बाई NE² टाउ। ओके, ये रो होता है रेजिस्टिविटी, जिसे आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ओके, रेजिस्टिविटी ऑब्लिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसका यूनिट होता है ओम मीटर। अब इसके बाद हम इसकी डायमेंशन और कैलकुलेट कर लेते हैं।
इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप कर पाएँ तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके इसकी डायमेंशन ट्राई करिए, बताइए क्या आपसे हो पा रही है। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो, तो इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर रो एल बाई ए। यहाँ से रो का वैल्यू निकालेंगे तो आर ए डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, जो कि आपने रेजिस्टेंस का डायमेंशन अभी फाइंड आउट किया था कुछ, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में लेंथ, सॉरी लेंथ है ना तो इसका एल, इस वाले एल से एक एल कैंसिल आउट, ये फाइनली डायमेंशन हमें क्या मिलेगा, एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू, और क्या सॉरी यहाँ पे ए इनवर्स स्क्वायर कैलकुलेट किया था हमने, तो ए इनवर्स स्क्वायर, ये डायमेंशन आप खुद भी कैलकुलेट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके चलिए इसके बाद हम यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, जो रेजिस्टिविटी है वो वेरी लो होती है कंडक्टर के लिए, नोट में ये चीज़ लिख लीजिएगा, नोट रेजिस्टिविटी वेरी लो क्यों होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस लो होता है कंडक्टर का और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। देखिए R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रेजिस्टिविटी मतलब रो इज वेरी लो फॉर कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स के लिए वेरी लो होगा, बट रो इज वेरी हाई फॉर इंसुलेटर्स, ओके ये हो गया। इसे आप एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। चलिए क्या होता है, पहला क्वेश्चन देखिए, और अगर आपके पास कुछ और भी क्वेश्चन हैं तो अपने आप से उन्हें एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर कहानी शुरू करते हैं हम इसकी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, और इसमें क्या किया, ड्रॉ आउट सो दैट इट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई ट्वाइस, जो उसकी लेंथ है उससे दोगुनी और इंक्रीज कर देता है। तो अगर इनिशियली हम ये मान लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, रेजिस्टेंस है इसका इनिशियली R1 मान लेते हैं 5 ओम, और लेंथ L1 इक्वल टू L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ये हम मानते हैं A, ओके। और R2 जब इन्होंने लेंथ को क्या किया, 2 टाइम्स, जितनी लेंथ है उससे दोगुनी और इंक्रीज कर दी, तो L तो ऑलरेडी थी, 2L और इंक्रीज करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, L2 इक्वल टू 3L, और ये रेजिस्टेंस R2 आपसे ये पूछ रहा है कि जब हमने ये लेंथ इतनी इंक्रीज कर दी तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एरिया भी हमें पता नहीं है अब तो इसका, क्योंकि जब लेंथ इंक्रीज होगी किसी वायर की तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि वायर पतला हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं आप अभी तक क्या पढ़े हैं, बिकॉज R इक्वल टू रो एल बाई ए, लेकिन हमारे पास ये A वगैरह का वैल्यू कुछ है नहीं, बट वॉल्यूम हमें ज़रूर पता है, लेकिन क्योंकि वायर का वॉल्यूम चेंज थोड़ी होगा, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम अगर वायर को स्ट्रेच कर दें तो वॉल्यूम तो टोटल उतना ही रहेगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, B बाई एल। अगर B बाई एल यहाँ पे रखेंगे तो R इक्वल टू रो L बाई ए, B बाई एल, L ऊपर चला जाएगा इंटू L, तो R इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई B। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। बोलिए, उसके बाद हमें यहाँ से क्या पूछा गया, R2 जब स्ट्रेच कर चुके हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
तो पहले वाले वायर के लिए R1 और दूसरे वाले के लिए R2, तो हम इसे ऐसे लिख दें L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। बोलिए R1 कितना है 5, R2 हमें फाइंड आउट करना है, और L1 कितना है L, और L2 कितना है 3L। 3L का स्क्वायर करेंगे तो 9L स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, इसका इधर मल्टीप्लाई, R2 इक्वल टू 45 ओम हो जाएगा। ये हमें क्या मिला, वायर को स्ट्रेच करने के बाद उसका रेजिस्टेंस, जिसका इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम। ओके, अगला एग्जांपल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ये, एक कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.2% लॉन्गर। लेंथ कितना परसेंट लॉन्ग हो रहा है, DL अपॉन L दे रखा है, ये समझ लो, इंटू 100 परसेंटेज दे रखा है, कितने परसेंट ये इंक्रीज हो रहा है 0.2%। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, तो DR अपॉन R इंटू 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपसे पूछा गया है, और अभी आपने क्या निकाला था यहाँ पे, इसको देखिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो R को हम ऐसे लिख दें कि L स्क्वायर, तो DR अपॉन R, ये तो K कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में कुछ चेंज हो नहीं सकता, चेंज तो वेरिएबल होगा, तो इसमें हम चेंज निकालेंगे नहीं, इसे ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DL अपॉन L, लेकिन परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो 100 का मल्टीप्लाई इंटू 100, और ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगी, तो ये क्या मिलेगा 2, और ये DL अपॉन L इंटू 100 कितना है, ये वाला 0.2%। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4%, मतलब कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, 0.4% का। इसे हम रब करते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है, इसे सोल्व करते हैं, बाकी की कहानी बाद में। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम, मतलब आपको टाउ का वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर। किसी कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनका रिलैक्सेशन टाइम फाइंड आउट करना है। इफ द डेंसिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n का वैल्यू दिया गया है आपको 8.4 इंटू 10⁻²8। ओके, कितने हो गया, मीटर इनवर्स क्यू। उसके बाद क्या कह रहा है, द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर। रजिस्टिविटी दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओके, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपने रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या निकाला था, m/ne² टाउ, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाउ। क्या हो जाएगा, m/ne² रो। इस तरह से m का वैल्यू क्या है 9.11 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाई नंबर डेंसिटी कितना है 8.4 इंटू 10⁻28। ई का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे रो का वैल्यू भी दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻�8। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.49 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम है और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे।
और आप इससे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करिए खुद से। ओके, थैंक्स, जय हिंद।